हाय स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास NMTS स्टडी पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखो बच्चों, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको मूत्र के निर्माण की क्रियाविधि को एक्सप्लेन किया था। कंप्लीट क्रियाविधि मैंने समझा दी है, इसलिए आप नोटबुक उठाएं और इस क्रियाविधि के नोट्स तैयार करें। मैं आपको बोल कर लिखाऊंगा, आप लिखें साथ साथ कि मूत्र के निर्माण की क्रियाविधि। लीवर सेल्स में अमोनिया को यूरिया में ट्रांसफर कर दिया जाता है, यूरिया में बदल दिया जाता है, जो रक्त में मिल जाता है, जो रक्त पश्चात मिल जाता है और यकृत शिरा द्वारा पश्चिमासरा में छोड़ दिया जाता है। आप बेटा इसको लिखें साथ साथ, मैं आपको लिखा रहा हूं। मूत्र के निर्माण की क्रियाविधि हेडिंग डालिए आप, और हेडिंग डाल के लिखिए आप लीवर सेल्स में। लिखिए बेटा, लीवर सेल्स में, लीवर सेल्स में अमोनिया को यूरिया में बदल दिया जाता है, यूरिया में बदल दिया जाता है। यह यूरिया रक्त के साथ मिल जाता है, रक्त के साथ मिल जाता है। इसे यकृत शिरा द्वारा पश्चिमासरा में छोड़ दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। लीवर सेल्स में अमोनिया को यूरिया में बदल दिया जाता है, यह यूरिया रक्त के साथ मिल जाता है। इसे यकृत शिरा द्वारा पश्चिमासरा में छोड़ दिया जाता है। डैश करके लिखिए बेटा आप, रक्त से यूरिया को अलग करने की प्रक्रिया मूत्र निर्माण कहलाती है। मूत्र निर्माण कहलाती है। मूत्र के निर्माण की क्रिया, मूत्र के निर्माण की क्रियाविधि निम्न चरणों में पूर्ण होती है। लिखिए बेटा, लीवर सेल्स में अमोनिया को यूरिया में बदल दिया जाता है, यह यूरिया रक्त के साथ मिल जाता है। इसे यकृत शिरा द्वारा पश्चिमासरा में छोड़ दिया जाता है। रक्त में से यूरिया को अलग करने की प्रक्रिया मूत्र निर्माण कहलाती है। मूत्र के निर्माण की क्रियाविधि निम्न चरणों में पूर्ण होती है। सबसे पहला चरण लिखिए आप, परानिश्चंदन। इसको सूक्ष्म छनना भी कहते हैं, सूक्ष्म छनना। लिखिए बेटा आप, मैं लिखाऊंगा आपको, हेड डाल के लिखिए।
केशिका गुच्छ में उपस्थित, केशिका गुच्छ में उपस्थित रक्त में से, केशिका गुच्छ में उपस्थित रक्त में से, केशिका गुच्छ में उपस्थित रक्त में से उत्सर्जी पदार्थ एवं अन्य उपयोगी पदार्थों को छानकर बोमन संपुट की गुहा में एकत्रित करने की प्रक्रिया परानिस्यंदन कहलाती है। एक बार रिवाइज कर रहा हूं बेटा मैं। केशिका गुच्छ में उपस्थित रक्त से उत्सर्जी पदार्थ एवं अन्य उपयोगी पदार्थों को अलग करने की प्रक्रिया या अन्य उपयोगी पदार्थों को छानकर बोमन संपुट की गुहा में एकत्रित करने की प्रक्रिया परानिस्यंदन कहलाती है। ग्लोमेरुलस द्वारा छना हुआ प्लाज्मा, ग्लोमेरुलस द्वारा छना हुआ प्लाज्मा ग्लोमेरुलर निस्यंद कहलाता है। ग्लोमेरुलस द्वारा छना हुआ प्लाज्मा ग्लोमेरुलर निस्यंद कहलाता है। बोमन संपुट एक सूक्ष्म छन्नी की भांति कार्य करता है। बोमन संपुट एक सूक्ष्म छन्नी की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट लाइन से बेटा डैश करके लिखिए आप। अविवाही धमन का, डैश करके लिखिए बेटा, अविवाही धमन का यूरिया युक्त रक्त को, अविवाही धमन का यूरिया युक्त रक्त को बोमन संपुट में लाती है। अविवाही धमन का यूरिया युक्त रक्त को बोमेन संपुट में लाती है और अपवाही धमन का बोमन संपुट से रक्त को बाहर ले जाती है और अपवाही धमन का रक्त को बोमेन संपुट से बाहर ले जाती है। लिख लिए बेटा। नेक्स्ट लाइन से लिखिए आप। ग्लोमेरुलस की भित्ति में, ग्लोमेरुलस की भित्ति में 0.1 म्यूएम के असंख्य छिद्र पाए जाते हैं, असंख्य छिद्र पाए जाते हैं, जिससे इसकी पारगम्यता बढ़ जाती है, जिससे इसकी पारगम्यता बढ़ जाती है और प्लाज्मा में घुलित पदार्थ छनकर निकल जाते हैं और प्लाज्मा में घुलित पदार्थ छनकर निकल जाते हैं। अविवाही, नेक्स्ट लाइन से लिखिए बेटा, नेक्स्ट लाइन से टेस्ट करते हैं। अविवाही दमनका का व्यास, अविवाही दमनका का व्यास अपवाही दमनका के व्यास से, अविवाही दमनका का व्यास अपवाही
दमनका के व्यास से अधिक होता है। अतः जितनी गति से रक्त बोमन संपुट में आता है, जितनी गति से रक्त ग्लोमेरुलस में आता है, उतनी गति से जा नहीं पाता है, उतनी गति से जा नहीं पाता है, अर्थात बाहर नहीं जा पाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बेटा, उतनी गति से बाहर नहीं जा पाता है। नेक्स्ट लाइन से डैश करके लिखा हो बेटा आप इसमें, एक स्वस्थ मनुष्य में, एक स्वस्थ मनुष्य डैश करके लिखेंगे बेटा, एक स्वस्थ मनुष्य में, एक स्वस्थ मनुष्य में अविवाही धमनिका द्वारा, अविवाही धमनिका द्वारा, अविवाही धमनिका द्वारा आने वाले रक्त का दाब 70 mm प्रति Hg, कोष्टक में GHP कोष्टक में लिख दीजिए बेटा GHP होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में अविवाही धमनिका द्वारा आने वाले रक्त का दाब 70 mm प्रति Hg होता है। ऐसा लिखिए बेटा, रक्त कणिकाएं रक्त प्रोटीन एवं घुलित कोलैडी कण एवं रक्त में घुलित कोलैडी कण एवं रक्त में घुलित कोलैडी कण ग्लोमेरुलस द्वारा क्षण नहीं पाते हैं, ग्लोमेरुलस द्वारा क्षण नहीं पाते हैं। अतः ये कोलैडी कण एक विपरीत रक्त कोलैडी परासरणी दाब, रक्त कोलैडी परासरणी दाब कोष्टक में BCOP उत्पन्न करते हैं, जिसका मान 30 mm प्रति Hg होता है, नेक्स्ट लाइन से देखिए बेटा, बोमेन संपुट की गुहा में उपस्थित निश्चंद द्वारा बोमन संपुट की गुहा में उपस्थित निश्चंद द्वारा भी एक विपरीत दाब उत्पन्न होता है, एक विपरीत दाब उत्पन्न होता है, जिसे CHP कोष्टक में कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक
हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं, जिसका मान 20 mm प्रति Hg होता है, जिसका मान 20 mm प्रति Hg होता है। इस प्रकार नेक्स्ट लाइन से, इस प्रकार ग्लोमेरुलस द्रव पर लगभग, इस प्रकार ग्लोमेरुलस द्रव पर लगभग 20 mm प्रति Hg दाब शुद्ध प्रभावी दाब के रूप में, शुद्ध प्रभावी दाब के रूप में कार्य करता है, शुद्ध प्रभावी दाब के रूप में कार्य करता है। इसको कहते हैं EFP, शुद्ध प्रभावी दाब के रूप में कार्य करता है, जिससे प्लाज्मा में उपस्थित, जिससे प्लाज्मा में उपस्थित उत्सर्जी पदार्थ क्षणकार बौमेन संपुट में आते रहते हैं, जिससे प्लाज्मा में उपस्थित उत्सर्जी पदार्थ क्षणकार बौमेन संपुट में आते रहते हैं। अब 20 mm प्रति Hg जो दाब है, शुद्ध प्रभावी दाब कैसे आया वो देखिए आप। देखिए बेटा, EFP बराबर GHP माइनस BCOP माइनस CHP। GHP का मान है बेटा 70, इसका है 30, इसका है 20। टोटल कितना हो गया बेटा? 20 mm प्रति Hg। EFP का मान 70, इसको जोड़ दीजिए बेटा 50 हो गया, 50 को 70 में से घटा देंगे तो 20 mm प्रति Hg। इसको लिख लीजिए आप फटाफट से। इसके बाद देखिए बेटा, इसके बाद आप हेडिंग लिखेंगे चयनात्मक पुनः अवशोषण। दूसरा पॉइंट, पहला था बेटा परानिस्यंदन मूत्र निर्माण की जो क्रिया विधि है, इसका पहला पॉइंट था आपका परानिस्यंदन, और दूसरा पॉइंट है चयनात्मक पुनः अवशोषण। चयनात्मक पुनः अवशोषण लिखिए बेटा। नेफ्रॉन द्वारा लिखिए आप, नेफ्रॉन द्वारा निस्यंद में, नेफ्रॉन द्वारा निस्यंद में से लाभदायक पदार्थों को अवशोषित करके, नेफ्रॉन द्वारा निस्यंद में से लाभदायक पदार्थों को अवशोषित कर उन्हें
चयनात्मक पुनः अवशोषण कहलाता है। ये लिख लीजिए बेटा, नेफ्रॉन द्वारा निस्यंद में से लाभदायक पदार्थों को अवशोषित करके पुनः रक्त में पहुंचाना चयनात्मक पुनः अवशोषण कहलाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखिए बेटा, परानिस्यंदन द्वारा, नेक्स्ट लाइन से डैश कर लिखिए, परानिस्यंदन द्वारा निर्मित ग्लोमेरुलस निस्यंद में, परानिस्यंदन द्वारा ग्लोमेरुलस निस्यंद में यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन नामक उत्सर्जी पदार्थों के साथ प्रोटीन, अमीनो अम्ल, बसीय अम्ल, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, बसीय अम्ल, विटामिन्स, जल एवं खनिज लवण पाए जाते हैं। परानिस्यंदन द्वारा निर्मित ग्लोमेरुलस निस्यंद में यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन नामक उत्सर्जी पदार्थों के साथ अमीनो अम्ल, प्रोटीन, बसीय अम्ल, जल एवं खनिज लवण होते हैं। नेक्स्ट लाइन से कैसे लिखनी बेटा, रक्त के कुल जल का लगभग 95% भाग छनकर निस्यंद के रूप में आ जाता है। रक्त के कुल जल का लगभग 95% भाग छनकर निस्यंद के रूप में आ जाता है, लेकिन इसका लगभग 0.8% जल मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकलता है। डैश करके लिखेंगे बेटा, निस्यंद में पाए जाने वाले लाभदायक पदार्थों जैसे निस्यंद में पाए जाने वाले लाभदायक पदार्थों जैसे विटामिन, अमीनो अम्ल, बसीय अम्ल, जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण कर लिया जाता है। ये आपका दूसरा पॉइंट था, चयनात्मक पुनः अवशोषण। अब चयनात्मक पुनः जो अवशोषण है, इसमें आप पहला पॉइंट लिखेंगे हेडिंग डालकर। पहला पॉइंट, समीपस्थ कुंडलित नलिका में समीपस्थ
कुंडलित नलिका में पुनः अवशोषण, चयनात्मक पुनः अवशोषण में नंबर 1 हेडिंग डाल के लिखेंगे आप, समीपस्थ कुंडलित नलिका में पुनः अवशोषण। लिखिए हेडिंग डाली बेटा आपने, इसमें डैश करके लिखिए आप, नेफ्रॉन की समीपस्थ कुंडलित नलिका में, नेफ्रॉन की समीपस्थ कुंडलित नलिका में निस्यंद के लगभग 60 से 80% भाग का, लगभग 60 से 80% भाग का पुनः अवशोषण होता है, पुनः अवशोषण होता है। नेफ्रॉन की पीसीटी में निस्यंद के कुल लगभग 60 से 80% भाग का पुनः अवशोषण होता है। यह अवशोषण, लिखिए बेटा, यह अवशोषण इन पदार्थों की, यह अवशोषण इन पदार्थों की रक्त में उपस्थित, यह अवशोषण इन पदार्थों की रक्त में उपस्थित सांद्रता के अनुरूप होता है, रक्त में उपस्थित सांद्रता के अनुरूप होता है। नेक्स्ट लाइन से डैश करके लिखिए बेटा आप, समीपस्थ कुंडलित नलिका, शॉर्ट में बेटा पीसीटी लिखते चलो आप, समीपस्थ कुंडलित नलिका को शॉर्ट में पीसीटी लिखते चलो। पीसीटी की आंतरिक भित्ति में, पीसीटी की आंतरिक भित्ति में अनेक माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। पीसीटी की आंतरिक भित्ति में अनेक माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, जो कि ब्रुश बॉर्डर की तरह, जो कि ब्रुश बॉर्डर का निर्माण करते हैं। समीपस्थ कुंडलित नलिका की आंतरिक भित्ति में अनेक माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, जो कि ब्रुश बॉर्डर का निर्माण करते हैं, जिससे इस नलिका की अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है, जिससे इस नलिका की अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है। डैश करके लिखेंगे बेटा आप, समीपस्थ कुंडलित नलिका की, डैश करके लिखो, समीपस्थ कुंडलित नलिका की भित्ति जल के लिए पारगम्य, समीपस्थ कुंडलित नलिका की भित्ति जल के लिए पारगम्य एवं अन्य वैद्युत अपघट्य पदार्थों के लिए, अन्य वैद्युत अपघट्य पदार्थों के लिए अपारगम्य होती है, जबकि वैद्युत अपघट्य पदार्थों के लिए अपारगम्य होती है। डैश कर लिखो बेटा, जल का पुनः अवशोषण, जल का पुनः अवशोषण निष्क्रिय अवशोषण के रूप में, जल का पुनः अवशोषण निष्क्रिय अवशोषण के रूप में परासरण विधि द्वारा होता है। जल का पुनः अवशोषण निष्क्रिय अवशोषण के रूप में, निष्क्रिय अवशोषण के रूप में परासरण विधि द्वारा होता है, जबकि सोडियम आयन, जबकि
सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, फॉस्फेट आयन, ग्लूकोज, विटामिन इत्यादि पदार्थों का पुनः अवशोषण सक्रिय अवशोषण के रूप में होता है। इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा खर्च होती है। इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा खर्च होती है। स्टार बना के हेडिंग लिखिए बेटा, दहली मान। स्टार बना के हेडिंग लिखिए आप, दहली मान। स्टार बना के हेडिंग लिखिए, दहली मान। स्टार बनाओ और लिखिए आप, दहली मान। दहली मान क्या है? किसी पदार्थ की रक्त में उपस्थित अधिकतम सांद्रता उसका दहली मान कहलाता है। किसी पदार्थ की रक्त में उपस्थित अधिकतम सांद्रता उसका दहली मान कहलाता है। उसका दहली मान कहलाता है। डैश करके लिखो बेटा, यदि निस्यंद में, डैश करके लिखो, यदि निस्यंद में किसी पदार्थ का दहली मान, डैश करके लिखिए बेटा आप, यदि निस्यंद में किसी पदार्थ का दहली मान उच्च होता है तो उसका पूर्ण रूप से अवशोषण हो जाता है। यदि निस्यंद में किसी पदार्थ का दहली मान उच्च होता है तो उसका अवशोषण पूर्ण रूप से होता है। एग्जाम्पल लिख दो बेटा, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, विटामिन्स इत्यादि। नेक्स्ट लाइन से लिखो बेटा, डैश करके, यदि निस्यंद में किसी पदार्थ का दहली मान कम होता है तो उसका अवशोषण कम होता है, तो उसका अवशोषण भी कम होता है। जैसे जल, खनिज लवण। नेक्स्ट लाइन से बेटा एक लाइन और लिख दीजिए आप, डैश करके, निस्यंद में, डैश करके लिखेंगे बेटा आप, निस्यंद में कुछ अदहली पदार्थ, निस्यंद में कुछ अदहली पदार्थ पाए जाते हैं। निस्यंद में कुछ अदहली पदार्थ पाए जाते हैं जिनका अवशोषण नहीं होता है। निस्यंद में कुछ अदहली पदार्थ पाए जाते हैं जिनका अवशोषण नहीं
हो पाता है। जैसे एग्जाम्पल में लिख दो बेटा यूरिया, यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल और क्रिएटिनिन। कौन कौन से बेटा? एदेहली पदार्थ। एक नंबर पूछे एदेहली पदार्थों के नाम लिखिए, तो यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया और क्रिएटिनिन। ये आपका पहला जो था समीपस्थ कुंडलित नलिका में पुनः अवशोषण। अब हेडिंग लिखेंगे बेटा आप इसके बाद, हेनले के रूप में पुनः अवशोषण। हेडिंग लिख दीजिए बेटा दूसरा, ये पहला हो गया, दूसरा लिख देंगे हेनले के रूप में पुनः अवशोषण। दूसरा पॉइंट, हेनले के लूप में पुनः अवशोषण। हेनले के रूप में पुनः अवशोषण लिखिए बेटा। नेफ्रॉन के, इसमें लिखिए नेफ्रॉन के इस भाग में, नेफ्रॉन के इस भाग में निश्चरण का पुनः अवशोषण, नेफ्रॉन के इस भाग में निश्चरण का पुनः अवशोषण अत्यंत कम मात्रा में होता है, अत्यंत कम मात्रा में होता है। हेनले के लूप के विभिन्न भागों में, हेनले के लूप के विभिन्न भागों में अवशोषण की क्रिया, हेनले के लूप के विभिन्न भागों में अवशोषण की क्रिया निम्न प्रकार से होती है, निम्न प्रकार से होती है। इसमें ये लिखेंगे बेटा अवरोही भुजा में अवशोषण, अवरोही भुजा में अवशोषण, अवशोषण। यहाँ के बाद नेक्स्ट क्लास में हम आपको लिखाएंगे, तो बेटा यहाँ तक आप इसके नोट्स भी बना लिए और कोई भी समस्या हो तो आप पर्सनल नंबर पर कमेंट कर सकते हैं।